सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करें आखिर क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, यानी कर्मचारी संगठन के नेता ने बोला यहां पर रुकेगी घड़ी, कुछ भी हो इससे कम नहीं होगा। आखिर कितना फिटमेंट फैक्टर, और मैं बात करूंगा कर्मचारियों के लिए लीव में बढ़ोतरी, स्पेशल लीव कौन कौन सी लीव है जो कि एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला है। और इसके साथ कह रहे हैं 3% नहीं, इंक्रीमेंट 5% चाहिए, 25% के बाद डीए मर्ज की मांग बढ़ रही है। और एक बीएसएफ का जवान 8 दिन हो गए पाकिस्तान रेंजर्स रिहा नहीं कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनता जा रहा है। अब क्या लेगी सरकार एक्शन, अभिनंदन की तरह देगी चेतावनी। और मैं बात करूंगा नागा रेजिमेंट जो अपनी शान समझ सकती है कि दुश्मन की मुंडी अपने घरों में क्यों टांगते हैं। आज वक्त आ गया है, एक परीक्षा की घड़ी फिर आ गई है। देखिए पाकिस्तानी महिला के कड़वे बोल किस तरह कह रही, सुनना होगा इसका वीडियो। और आप देखिए अल्लाह करे युद्ध टल जाए, अब अल्लाह के भरोसे हो गए हैं। और हमारे महाराज प्रेमानंद महाराज जी जो सैनिकों पर कितने दयालु होते हैं, ये एक वीडियो की झलक। सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, यानी आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि सेना की तैयारी है, सेना बिल्कुल जोश में, हर तरीके की बातें चल रही हैं। इसी के बीच में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्या फिटमेंट फैक्टर होगा। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो समझ सकते हो राष्ट्रीय मिशन के अध्यक्ष हैं इन सब चीजों के, ओपीएस और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के मामले के, उन्होंने लिखा है लगभग 1 महीने पहले हमने टीवी 9 पर एक इंटरव्यू के दौरान 8वें पे कमीशन पर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा के दौरान कहा था कि 2.10 मिनिमम फैक्टर बनता है, मैक्सिमम के लिए तो स्पेस कुछ भी हो सकता है। आज जी न्यूज के आर्टिकल में 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर कैलकुलेशन की गई है जो कहीं ना कहीं 2.10 के केवल करीब है, बल्कि उस पर मोहर लगा रही है। इस फिटमेंट फैक्टर से तकरीबन आपका 20-25% का ग्रोथ मिल सकता है। अगर इससे भी कम फिटमेंट फैक्टर सरकार लाती है तो पे कमीशन का कोई मतलब नहीं है, पे कमीशन का कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की पेंशन गणना आपकी मौजूदा पेंशन यदि 22,450 है, 23,850 है या 39,400 रुपए है तो 2.0 और 2.08 फिटमेंट फैक्टर से क्या होगी, एक कैलकुलेशन है जो हम आपको बोर्ड पे बताएंगे। इसके साथ कहा है कि आखिर पेंशनर्स को क्या उम्मीद है, पेंशनर्स को इनसे क्या उम्मीद है। पेंशन भोगियों को महंगाई राहत भी मिलती है जो साल में 2 बार डीए के साथ संशोधित किया जाता है, और उसके साथ 10 साल में आपको वेतन आयोग का फायदा मिलता है और कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। इसीलिए सरकार के सामने रखा गया है कि पेंशनरों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल न करें, इन्हें पूरा फायदा मिलना चाहिए। क्या हम 8वें वेतन आयोग से भी इसी प्रकार पेंशन संशोधन की उम्मीद कर सकते हैं? सवाल आ गया है, क्या 1 जनवरी 2026 को महंगाई भत्ते की रीडिंग और वेतन आयोग से अपेक्षित वेतन अनुशंसा पर निर्भर करेगा? उन्होंने कहा है कि डीए डीआर कितना होगा उसके हिसाब से फिर आगे कितनी बढ़ोतरी होगी। जैसा कि हमने बताया कि आपको मिनिमम अभी तक कितना हुआ, मैक्सिमम कितना हुआ है, तो मिनिमम आपका 1.82 था जो कि दूसरे वेतन आयोग में था, और मैक्सिमम था 2.48 जो कि 54% की बढ़ोतरी थी। मिनिमम 14.27 की बढ़ोतरी हुई अभी तक जितने सेकंड से 7th पे कमीशन के अंदर। और इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर डबल तो होगा ही, जैसा कि उन्होंने वर्तमान डीए 55% मान ले और आगे डीए आपका 61% जाता है और लगभग आपका 20 से 25% बढ़ोतरी होती है, तो आपका फिटमेंट फैक्टर 191 और 192 के आसपास जाता है। जिसमें हम अपने सैनिकों की बात करें तो कितना होगी पेंशन, सैनिकों की जरा बात करूंगा। सिपाही की पेंशन लगभग 39,084, नायक की 47,297, हवलदार की 51,069, ऑनरी नायब सुधार की 53,384 और नायब सुधार की देख सकते हो 53,384, सूबेदार की 57,634 और 60,165, सूबेदार मेजर की 66,038 और
उसके बाद आप बात कर सकता हूं लेफ्टिनेंट और कैप्टन की, लगभग 77,832 से लगाकर 88,433 इन लोगों की पेंशन होगी। जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर ये फिगर दिख रहा है, सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी, नायब सुधार, नायब सुधार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट और कैप्टन, इनकी जो बेसिक OROP3 में कितनी थी, और डायरेक्ट फिगर हम आपको 1.91 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 39,084 से लगाकर 88,433 का फिगर बन रहा है। और साथ ही हमने 160 के हिसाब से भी कैलकुलेशन की, जो कि आप बोर्ड पर देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आपका पेंशन में इजाफा होगा। अब जो मांग आगे चल रही उसमें बात की जा रही है का फिटमेंट फैक्टर 2.10 है, लेकिन MACP है 3 की जगह 4 होना चाहिए। 8 के बाद 16, 24 और 32 साल तक 4 MACP का लाभ मिलना चाहिए। फैमिली यूनिट जो उन्होंने रखा है उसको 6 कर देना चाहिए। एनुअल इंक्रीमेंट है जो आपने 3 रखा है उसको 5% होना चाहिए, और HRA का जो रेशियो है 10, 20 और 30 में होना चाहिए, यानी XYZ सिटी के हिसाब से। और DA 25% के बाद मर्ज करने का प्रावधान है नहीं, लेकिन इस तरीके की मांगे ये सामने करी जा रही है। तो दोस्तों ये थी बात। अब मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छुट्टी के लिए। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में छुट्टी का एक नया मेमोरेंडम निकला है, जो कि 8 अप्रैल 2025 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग हैज इशू वेरियस ऑफिस मेमोरेंडम टाइम टू टाइम, ताकि छुट्टी की बात की उन्होंने कहा ग्रांट ऑफ मैक्सिमम 42 डेज स्पेशल लीव ऑन ऑर्गन डोनर्स, यानी यदि आपका ऑर्गन कोई भी आप अपना अंग दान करते हो उसके लिए 42 दिन का स्पेशल छुट्टी का प्रावधान कर दिया है, और इसका ऑफिस मेमोरेंडम 25/4/2023 के हिसाब से रखा गया है। ग्रांट ऑफ 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ, उन्होंने कहा यदि बच्चा पैदा होते ही खत्म हो जाता है उनके लिए 60 दिन का मातृत्व दिवस। और उन्होंने कहा ब्लड डोनेशन लीव इन केस, ब्लड डोनेशन की बात की, कोई रक्तदान करता है तो उसके लिए छुट्टी का प्रावधान किया है। ग्रांट ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव फॉर द पर्पज ऑफ ब्लड डोनेशन, इसके लिए उन्होंने रखा है, प्रावधान होना चाहिए। यानी इस तरीके का एक मेमोरेंडम निकला है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होता है। अब मैं बात करूंगा BSF जवान की। 8 दिन बाद भी नहीं हुई रिहाई, BSF जवान की बच्चे यानी बीबी बच्चे सब परेशान, पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की मांग। आज दोस्तों पंजाब के फिरोजपुर में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर गलती से पाकिस्तान सीमा में प्रवेश करने वाले जवान PK साहू की 8 दिन बाद रिहाई नहीं हो सकी है। पाकिस्तान रेंजर्स के साथ लगातार फ्लैग मीटिंग हो रही है, लेकिन उनकी तरफ से ना वो फ्लैग मीटिंग में आते हैं और ना ही कोई ठोस रिस्पॉन्स मिल रहा है। अलायंस ऑफ ऑल एक्सप्रेशन पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि BSF जवान की सकुशल रिहाई के लिए पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन जैसा सख्त संदेश देने की जरूरत है। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान विंग कमांडर बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, लेकिन उस वक्त उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ। नतीजन वो उनके इलाके में लैंड किए थे और उनको अरेस्ट किया गया था और 60 घंटे के भीतर उनकी रिहाई हुई थी, क्योंकि उस दिन संसद में सब लोग कांपने लगे थे, उनकी पैंट गीली हो गई थी। सख्त संदेश था और इज्जत से आप समझ सकते हो बॉर्डर पर अभिनंदन को लेके आए थे और सकुशल उन्हें रिहा किया था। इसी तरीके से घटना पिछले 8 दिन हो गए। PK साहू जो 182 बटालियन बॉर्डर के गेट संख्या 2008-1 पर तैनात थे, फसल कटाई के दौरान भारतीय किसानों पर नजर रख रहे थे। BSF किसानों की सुरक्षा करती, लिहाजा तेज गर्मी के मौसम में जवान ने जब पेड़ की छांव में खड़े होने का प्रयास किया तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे हिरासत में ले लिया था। उनकी सर्विस राइफल भी जब्त कर ली गई। बताया जाता कि वह कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में तैनात हुआ था, उसे इतना आइडिया नहीं था। कई बार फ्लैग मीटिंग के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि फिर इनकी मांग हो रही, 8 दिन हो गए और इतने से पाक रेंजर्स को लग रहा है कि अभी काफी टेंशन हो रही, इसका हम कहीं ना कहीं भारत के ऊपर प्रेशर बना सकें। अब मैं बात करूंगा नागा रेजिमेंट की। आन बान और शान, नागा रेजिमेंट की शान ये होती है, वो ऐसी रेजिमेंट है जो कि अपने बैरिक को अपने गेट में दुश्मन की मुंडी टांग के रखती है। बोलते हैं हम इससे मोटिवेट होते हैं, फक्र होते हैं। तरीके से बकवास फैला रही है कि यदि पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक करना चाहता है, सिख सैनिक हैं, वो कह रहे हैं कि ये गुरु नानक की जमीन है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसको सब पता है, यहां सब फोन करके इस मोहतरमा को बात कर रहे हैं। देखो इसकी बकवासबाजी, इसका इंटेंशन मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं।
बाकी जाति और धर्म का नाम लेके इसने कहा है हमारी सेना जाएगी अयोध्या में बाबरी मस्जिद की फिर ईंट रखेगी और मंदिर को वहां ध्वस्त करेगी। आप समझ सकते हो किस तरीके से, क्या हिंदुस्तान के किसी नेता ने या सेना ने या किसी ने कहा है कि हम पाकिस्तान जाएंगे वहां मंदिर बनाएंगे, या बांग्लादेश में जाएंगे हम मंदिर बनाएंगे। ये आस्था का प्रतीक है, लेकिन ये आस्था नहीं, ये इनकी एक स्ट्रेटेजी का प्रतीक है कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव पैदा करना। जैसे उनके सेना प्रमुख की बकवासबाजी सुनी हुई कि हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बांट रहे हैं। उन्हें पता है कि इस देश में बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो देशभक्त हैं, और ये कह रही है ये इसी को क्यों न भेज दो आकर के, सेना को तो बाद में भेजना, पहले इसको भेज दो और इसके अंदर से कुछ निकल जाएगा। ये तो बात जरूर है। कितना गुस्सा आता है, किस तरह भड़का हुआ है, इस तरीके के लोग हैं, इनकी मानसिकता है। और दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।